परीक्षाओं का दौर चल रहा है और अब कुछ ही दिनों में बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं, जिसको लेकर बच्चे पूरी तरीके से स्ट्रेस में होते हैं। हालांकि पढ़ाई तो वो करते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब जब बोर्ड के पेपर आते हैं बच्चों में टेंशन इस हद तक हो जाती है कि वो स्ट्रेस की वजह से पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। और ऐसे में उनको ज़रूरत होती है प्रोफेशनल हेल्प की, जहाँ पे वो बातचीत करके अपने मेंटल स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान बच्चों की हेल्प माँ बाप भी कर सकते हैं, बशर्त कि माँ बाप को ये अंदाज़ा हो कि उनके बच्चे इस समय स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और उसके लक्षण को वो बखूबी समझ पाएँ। क्योंकि जब बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो माँ बाप ये तो कहते हैं कि बच्चों को पेपर की टेंशन है, पर वो टेंशन को कैसे ख़त्म किया जाए, किस हद तक लक्षण है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी को समझाने के लिए खास एपिसोड में आपके लिए सामने लेकर आई हूँ और आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगी साइकोलॉजिस्ट स्तुति अग्रवाल जी से, जो आपको बताएंगी कि स्ट्रेस जो बच्चों में एग्ज़ाम के समय हो जाते हैं या एंजाइटी की भावना, उसके लक्षण को हम कैसे समझ सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर बहुत स्वागत करती हूँ स्तुति जी आपका। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी हियर। गुड इवनिंग। एंड जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, आई एम स्तुति अग्रवाल, अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड अ मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट, एंड विद माय एक्सपर्टीज इन चाइल्ड काउंसलिंग एंड एडोलेसेंस काउंसलिंग। तो ये तो स्तुति अग्रवाल की एक छोटा सा परिचय है। लेकिन श्रुति जी, अभी मैं बता रही थी दर्शकों को, जैसे कि बोर्ड के पेपर आने वाले हैं और जैसे कि बोर्ड के पेपर तो पेपर ही होते हैं, लेकिन एक हुआ हो जाता है 10th और 12th के पेपर होते हैं, तो बच्चों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया जाता है, ना सिर्फ पेरेंट्स के ज़रिए, रिलेटिव्स के ज़रिए, पड़ोसियों के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए, टीचर्स के ज़रिए, कि आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने, परसेंट अच्छे होने चाहिए। स्कूल वालों को रहता है कि उनका जो एक लेवल है वो लेवल मेंटेन चले। पेरेंट्स के भी होते हैं कि फ्रेंड सर्कल, उसका बच्चा इसका बच्चा, चलता रहता है। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगी? सबसे पहले जो कहते हैं कि एग्ज़ाम स्ट्रेस के जो एंजाइटी के जो लक्षण हैं, उस चीज़ को हम कैसे समझ पाएंगे? ओके, तो मैम, एंग्जाइटी स्ट्रेस अपने में ही शायद बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बट हमने जो आज एक टर्म सुना है, एंग्जाइटी इन एग्ज़ाम्स या अबाउट एग्ज़ाम्स, तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट्स को शायद एग्ज़ाम के बारे में सोचने पे ही एंग्जाइटी होने लग जाती है कि एग्ज़ाम होगा तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे रिटेन करेंगे चीज़ें। एंड कुछ लोगों को एग्ज़ाम में बैठने पे, अगर बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया भी है सब कुछ और आप अकेडमिकली बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, फिर भी सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद भी एक सडन सा एंग्जाइटी होता है एग्ज़ाम हॉल में, जिस वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। सो वो एग्ज़ाम एंग्जाइटी है। एंड अभी जो बहुत फैसिनेट कर दिया गया है बोर्ड का एंग्जाइटी स्ट्रेस, वो शायद थोड़ा सोसाइटी से भी इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि एग्ज़ाम तो स्टूडेंट्स के लिए 9th का भी वही होता है, 11th का भी वही होता है, बट हाँ, जो थोड़ा सोसाइटल प्रेशर है कि बोर्ड्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसलिए वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है इन रिगार्डिंग बोर्ड्स एग्ज़ाम। अगर हम स्ट्रेस की बात करें, एग्ज़ाम स्ट्रेस की, तो ऐसे में पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं? वो क्या ऐसे लक्षण होंगे कि उन्हें बिना बोले ही समझ में आ जाएगा कि उनका जो बच्चा है स्ट्रेस ले रहा है पढ़ाई को लेकर? ओके, सो मैम, ये लक्षण या सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये भी डिफरेंट सिनेरियोज़ में और डिफरेंट कैटेगरीज़ में हो सकते हैं। सबसे इजी और सबसे इजी टू आइडेंटिफाई होगा फिज़िकल स्ट्रेस, जो हमें फिज़िकल सिम्टम्स से दिखेगा, जैसे कि नोज़िया, हेडेक फील होना, छोटे छोटे चीज़ में आपका रूटीन सही नहीं होना, जिसकी वजह से स्टमक एक हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, अचानक से बहुत पसीना होने लग रहा है, सीवियर स्वेटिंग, पैल्पिटेशंस, हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जा रहा है, ऐसे ही बैठे बैठे जनरली। फिर इमोशनली बहुत सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे आपने अचानक से हेल्पलेस फील करना शुरू कर दिया, या फिर विदाउट रीज़न एंगर या गिल्ट फील करना शुरू कर दिया, जिसकी शायद नीड नहीं है और कोई रीज़न भी नहीं है।
या फिर कॉग्निटिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं जो पेरेंट्स आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके बच्चे ने लेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स डेवलप कर लिए हैं, या फिर ओवर थिंकिंग तो शायद हम सब करते हैं, बट अगर एग्ज़ाम रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, करियर क्या होगा, आगे क्या होगा, तो वो प्रॉबेबली एंग्जाइटी स्ट्रेस है जिसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि उनका थिंकिंग पैटर्न्स मैनेज करने में। और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस डाल के बोलूँगी कि उसके लिए पेरेंट्स का एंग्जाइटी लेवल मेंटेन होना चाहिए बच्चे से ज़्यादा, ताकि वो बच्चे को शांत कर सकें और ठीक से हैंडल कर सकें। ऐसे में उनको ऐसा क्या करना चाहिए जो उनकी खुद की एंजाइटी और बच्चों के स्ट्रेस, यानी आपने जगह कि पेरेंट्स को एंजाइटी मेंटल, यानी अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के जब पेपर होते हैं तो बच्चे तो लेट नाइट तक रीड करते हैं, मॉर्निंग में भी उठ जाते हैं, इसके साथ ही पेरेंट्स भी उठ जाते हैं, लेट नाइट तक लगे रहते हैं, कॉफ़ी बना बना के बच्चों को भी पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं, जगराता करते हैं। तो ये एक बड़ा कारण हो जाता है पेरेंट्स का भी एंजाइटी करते, क्योंकि दिन भर फिर सोना मुश्किल हो जाता है और ये एक टेंशन लेते हैं बच्चों, पेरेंट्स को लगता है कि मैं भी तो मेहनत कर रही थी तो एक मार्क्स अच्छे आने चाहिए। ऐसे में पेरेंट्स खुद का स्ट्रेस कैसे कम करें, इसके साथ ही बच्चों का स्ट्रेस कैसे कम करें? ठीक है, तो मैम जैसे हम बोलते हैं कि एक फैमिली में अगर कोई किसी एक की भी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट है तो शायद सबकी इम्पैक्ट होती है। इसलिए हम इतना फोकस करते हैं कि सबको अपनी मेंटल हेल्थ का इसलिए भी ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी पूरी फैमिली हेल्दी रहे। सो अब सपोज़ किसी एक का एग्ज़ाम, किसी एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम चल रहा है, तो ना सिर्फ उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे भाई का जब एग्ज़ाम होता है तो मुझे लगता है मेरा भी एग्ज़ाम है कल, और मैं भी शायद उसके साथ जगती हूँ इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स। और जब तक वो एग्ज़ाम हॉल से वापस नहीं आ जाता तब तक शायद थोड़ा सा मेरी भी हार्ट बीट तेज़ रहती है। तो वो बिल्कुल एग्जाम्पल है कि सबका शायद स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल हाई रहेगा। तो इसके लिए हम एटलीस्ट कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि फिज़िकल एक्टिविटी एटलीस्ट हाफ एन आवर, ताकि उससे आपका रिटेंशन पावर तेज़ हो। हमें लगता है कि शायद हम एग्ज़ाम टाइम में 18-19 घंटे पढ़ लें तो शायद प्रोडक्टिविटी अचानक से बढ़ जाएगी, बट वो बिल्कुल गलत है। बहुत सारी रिसर्चेस में देखा गया है कि आप मैक्सिमम भी एट अ स्ट्रेच तो आप एक बार में 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, और इन टोटल आप शायद 12 से 13 घंटे, इवन आप कोई भी एग्ज़ाम की, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप शायद 12 टू 13 आवर्स मैक्स पढ़ सकते हो। तो आप एटलीस्ट हाफ एन आवर निकाल सकते हो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, जो भी स्ट्रेस बस्टर हो आपकी हॉबी। अब हॉबी में हम ये नहीं बोलेंगे कि आप लूडो खेलो बैठ के, बट अगर ठीक है चलो वो स्ट्रेस बस्ट करता है तो ठीक है, बट एटलीस्ट कोई फिजिकल एक्टिविटी जो आप कर सकते हो। एंड डाइट पे अगर थोड़ा सा फोकस हो, सबके, पेरेंट्स के भी एंड अपने भी, स्टूडेंट्स के भी, थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा दें डाइट में, थोड़ा सा एनर्जी गिविंग फूड्स बढ़ा दें ताकि पूरे दिन एनर्जेटिक रहें। थोड़ा फूड्स जैसे राइस अवॉइड करें जब एग्ज़ाम देने जाना है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आप जब एक साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करोगे तो वो आपको ये सब एडवाइस करते हैं। अगर हम पढ़ाई की बात करें, एक टाइमिंग की अगर हम बात करें, लेट नाइट हमेशा होता है सोने के लिए, लेकिन आजकल जैसे प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया, कहते हैं लेट नाइट पढ़ो, मॉर्निंग उठ के पढ़ो। ऐसे में पढ़ने का सबसे सही टाइम क्या होगा? ठीक है मैम, तो जैसे हमने अपने घर पे ज़रूर सुना होगा कि रात को निशाचर जागते हैं, और ये बिल्कुल गलत टाइम है। तो हाँ, बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसमें बोला गया है कि मॉर्निंग के आवर्स में रिटेंशन ज़्यादा इजी होता है। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रॉपर स्लीप लें। और अगर वो स्लीप, अगर आपको लगता है कि नहीं आप रात को ही प्रोडक्टिव हो पा रहे हो, जैसे हमें सबका सिनेरियो नहीं पता है, कुछ वर्किंग लेडीज़ होती हैं, वर्किंग पीपल होते हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उनके पास सिर्फ रात में टाइम बच रहा है। पूरे दिन बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप रात में पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे, बट ठीक है, आप ट्राई करो कि आपका एक सेट ऑफ रूटीन मेंटेन रहे, कि अगर आप 12 से 6 सो रहे हो तो आप वैसे ही सो, एटलीस्ट आपकी बॉडी क्लॉक मेंटेन रहे। और ट्राई करो कि प्रॉपर 7 टू, आई वुड से कि 6 टू 7 आवर्स स्लीप लो, और बाकी आप जिस टाइम में रिटेन कर पा रहे हो करो, एंड प्रॉपर रूटीन मेंटेन करो। मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना है कि भाई आपको लेट नाइट पढ़ना है, मॉर्निंग 4 बजे अलार्म लगा के उठना है। मतलब आपका माइंड जब सेट हो तब आप करें। और ऐसे में एक जो हो जाता है, स्ट्रेस की बात हो गई, एंजाइटी की बात हो गई, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आ रहा है,
कि बच्चों को कैसे हैंडल करें, तो क्या ऐसे में उन्हें किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहिए, कि ऐसे में उनको लगता है कि ऐसे कुछ कर लिया जाए? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थोड़ा पेरेंट्स पे शायद प्रेशर है, तो वो ट्राई करें कि बच्चों पे वो ट्रांसफ़र ना करें। अगर पेरेंट्स को लग रहा है कि उनके ऊपर भी सोसाइटी का प्रेशर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी थोड़ा सा अवेयर हो जाएं कि आप अगर स्ट्रेस, और बच्चों वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, उनको भी पता है कि उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है, आप और स्ट्रेस दोगे तो उससे कुछ बेटर नहीं होने वाला है। तो ट्राई करें कि आप कंपैरिजन थोड़ा कम कर दें दूसरे बच्चों से, या दूसरे आसपास में आप जो लोगों को देख रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स भी वही करें, अपने पीयर प्रेशर में आके कुछ कंपैरिजन ना करें। और बिल्कुल अगर आप ये सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना नहीं सोचना चाहिए टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हमें थोड़ा सा भी फीवर कॉफ होता है तो हम आराम से डॉक्टर के पास चल जाते हैं कि चलो एक बार दिखा के देखते हैं, चलो ठीक है दवाई नहीं लेंगे, चलते हैं। सो साइकोलॉजिस्ट तो दवाई देता भी नहीं है। तो आप जाओ, बात करो, टेक अ सेशन, उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। अगर नहीं बेनिफिट हुआ, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है हमें बेनिफिट नहीं होगा, फिर भी जाने में क्या प्रॉब्लम है, आप ट्राई करो, थोड़ा पेशेंस रखो, बिल्कुल हेल्प होगी। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ट्रेंड होते हैं ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में। तो फॉर एग्जांपल जो लोगों को डाउट होता है कि ऐसी चीज़ में साइकोलॉजिस्ट एग्जैक्टली क्या हेल्प कर पाएंगे, तो सपोज़ आप मेरे पास आते हो, तो मेरा जो स्ट्रक्चर ऑफ थेरेपी होगा, वो पहला सेशन ये होगा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, कि आप क्या चीज़ों पे स्पेसिफिकली आप स्ट्रेस हो रहे हो। मे बी आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मे बी आपकी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, आपको एंग्जाइटी इसलिए नहीं है कि आप परफॉर्म कैसे करोगे, आप प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे हो ठीक से। तो हम वो आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करेंगे। और या तो ये केस हो सकता है कि आप सब कुछ कर ले रहे हो, टाइम भी मैनेज कर ले रहे हो, कंसंट्रेशन इश्यूज भी आपको नहीं है, लेकिन आप जब परफॉर्म करने जा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग पे चले जा रहे हो। तो हम उसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स में ट्रेन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में सेल्फ डाउट फॉर एग्जांपल, उससे भी डील करने में हेल्प कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, स्पेशली उसके लिए ट्रेंड होते हाँ, हैं। ये चीज़ है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है बच्चों के अपने दोस्तों के साथ ही। आप ले लीजिए कि अगर उसके 95 प्लस मार्क्स प्लस आ रहे हैं, तो मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं, वो मैथ में ज़्यादा सही है, मैं साइंस में है, मेरा मैथ वीक है, मेरा साइंस वीक है, या मैं कॉमर्स है। या एक हीन भावना होती है कि साइंस का स्टूडेंट्स ज़्यादा बेस्ट है कॉमर्स के स्टूडेंट से, आर्ट्स का स्टूडेंट वो है जो पढ़ने में बिल्कुल ही बेकार है। तो ये जो एक भावना फैली हुई है, और यही एक रीज़न है कि टीचर्स की भी अगर हम बात करें एग्ज़ाम के टाइम में, तो वो साइंस के स्टूडेंट्स को सबसे ऊपर रखेंगे, उनके मार्क्स बताने में इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि क्या बताएं, कि साइंस के उन्होंने, मैथ के स्टूडेंट्स को हाँ ठीक है तेरे आए, और कॉमर्स की तो बात ही नहीं करेंगे, और आर्ट्स की तो जिक्र भी नहीं करेंगे। टीचर्स की भी बात करें, स्कूलों में भी ये चीज़ होने लगा है। तो ये स्कूल से ही स्टार्ट होता है कि हम कंपटीशन कर देते हैं, हम हमारा आईक्यू लेवल, हमको आर्ट्स में या कॉमर्स में जाना है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, टीचर्स साइंस को लेके ज़्यादा खुश हैं, तो मुझे साइंस सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, फिर चाहे मेरा दिमाग उधर जा रहा है नहीं जा रहा है। ऐसे में हम बच्चों को क्या हम सजेस्ट करें, आप अपनी तरफ से बताएं। तो सबसे पहले तो मैं अगर पर्सनली अपने लिए बताऊं, मैं पहले हाई स्कूल से पहले साइंस टॉपर थी, फिर हाई स्कूल में कॉमर्स ऑप्ट किया, कॉमर्स टॉपर थी। तो फिर उसके बाद आर्ट्स ऑप्ट किया, साइकोलॉजी। सो पर्सनली मुझे लगा कि आर्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब ये लोगों को बहुत अजीब लगेगा कि आर्ट्स तो सबसे इजी होता है, तो ये बिल्कुल एक पर्सनल चॉइस है। तो और पेरेंट्स का जहाँ हुआ, तो उनकी एक शायद स्टीरियोटाइप बन गया है पेरेंट्स और टीचर्स का, कि आप आर्ट्स में तभी जाओगे जब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो पहले पेरेंट्स को अपना थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा इसके लिए, कि आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि ठीक है हमें इस स्ट्रीम में जाना है, तो फिर बार बार नैक करने की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चे को कि ठीक है हमने तुम्हें इसलिए आर्ट्स में डाल दिया क्योंकि तुम साइंस कॉमर्स में अच्छे नहीं थे, या फिर तुम ये पर्टिकुलरली लो ये फील्ड। तो इतना नैक करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ठीक है, स्ट्रीम सब जो करना है बच्चे को सोचने दीजिए, उसे साइंटिस्ट बनना है या उसे सिपाही बनना है या चौकीदार बनना है, वो खुद डिसाइड करे। सबसे आखिरी सवाल, स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपने जैसे सारी चीज़ें बता दी, क्या इसमें हेल्थ इश्यू भी होते हैं? खान पीन, क्या चीज़ें सही रखनी, हम अपने हेल्थ को कैसे सही रख पाएंगे स्ट्रेस को दूर करने के लिए?
तो स्ट्रेस जनरल अगर हम एग्ज़ाम की ना भी बात करें तो स्ट्रेस शायद किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, किसी भी आवर ऑफ द डे में हो सकता है, कभी भी विदाउट रीज़न भी पॉप हो सकता है। इसीलिए शायद उसे जनरल एंग्जाइटी कहते हैं कि कभी कभी विदाउट रीज़न भी वो पॉप अप हो जाता है। और जैसे कि आई थिंक आपने एक टर्म यूज़ किया एग्ज़ाम फोबिया, तो आई एग्ज़ाम फोबिया जैसा कोई टर्म जब तक डायग्नोस नहीं होगा वो एग्ज़ाम फोबिया नहीं होता है। तो जनरली 90% टाइम्स वो स्ट्रेस या एंग्जाइटी होता है, जब तक वो डायग्नोस ना किया गया हो बाय अ साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट, तो वो फोबिया नहीं होता। तो उस स्ट्रेस को डील करने के लिए आप बिल्कुल हेल्दी लिविंग प्रैक्टिस करें। और अगर नहीं तो बहुत सारे इश्यूज तो ऑब्वियसली स्टेम अप करेंगे अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे, आप ये सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम टाइम में चलो 3 महीने कुछ नहीं करते हैं, तो आपकी फिजिकल हेल्थ तो वैसा नहीं सोचेगी ना, वो तो रिएक्ट करेगी। तो आप एक दिन थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो कि चलो मेरा कल एग्ज़ाम है तो आज मैं कुछ फिजिकल नहीं कर पाया, तो उसे कंपनसेट कर दो नेक्स्ट डे कि चलो आज मैं 2 घंटे वर्कआउट करूँगा, थोड़ा सा आज थोड़ा हेल्दियर खाऊंगा, आज वर्कआउट नहीं किया तो अकॉर्डिंगली मैनेज करो। और आजकल बहुत सारे हेल्प हैं। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, आप डाइटिशियंस के पास जाओ, आप खुद यूट्यूब गूगल पे रहते हो, आप खुद सर्च करो अच्छे कोपिंग मैकेनिज़म्स और ट्राई करो कि इन सब चीज़ों को जितना जल्दी एक्सेप्ट करो। एंग्जाइटी स्ट्रेस इतना कोई बड़ी बात नहीं है, और ट्राई करो कि इसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करो ताकि इससे कोप करने में खुद की भी हेल्प कर सको। तो अभी एक छोटी सी कोशिश है कि बोर्ड के समय जो स्ट्रेस होता है उसको थोड़ा कम किया जा सके। जैसे कि हमारे साथ जो मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने भी जिस तरह से बताया कि हम कैसे दिनचर्या में रहते हुए अपने बच्चों को स्वभाव को देख सकते हैं कि आज क्या डिफरेंट है। अगर आपका बच्चा एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेस ले रहा है तो बिल्कुल उसे कहिए कि स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो फिर भी लेगा, क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा कंपटीशन में डाल दिया गया है, स्कूल की तरफ से, हमारी तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से भी। तो थोड़ा कम करना तो मुश्किल ही है, लेकिन कोशिश ये की जाती है पेरेंट्स के तरफ से भी कि वो बच्चों को बातचीत के दौरान बताएं कि ठीक है वो पेपर्स हैं, ठीक है मार्क्स ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मेंटल हेल्थ, शारीरिक जो तंदुरुस्ती है उसकी भी बहुत ज़रूरत है। खान पीन को अच्छा रखना है, नींद को बेहतर तरीके से लेना है, 6 से 7 घंटे जैसे कि इन्होंने बताया। और इन सब चीज़ों को करने के बाद आपके जब माइंड रिलैक्स होता है तब आप पढ़ाई करें, और जो पढ़े बिंदास पढ़े, मस्त रहें, और इसी तरीके से बिना स्ट्रेस के बोर्ड के पेपर को देने जाएं। और निश्चित तौर पे जो भी आप लिखेंगे बहुत अच्छा लिखेंगे, और जो मार्क्स होंगे वो आपके सोच से बहुत ही बेहतर होंगे। एक छोटी सी कोशिश है, ध्यान जरूर दीजिएगा। हमारा अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप फेसबुक में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो पेज को भी लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर।